हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में बैंकिंग अफेयर्स को करते हैं, फाइनेंस अफेयर्स को करते हैं, इकोनॉमिक्स की जितनी भी न्यूज आई है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2023 में, उन सबको हम आज की क्लास में कवर करते हैं। बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। सबसे ज्यादा फोकस आपको मेन दो चीजों पे देना है। एक तो नोबेल प्राइज इकोनॉमी का जो मिला है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आज तक कितने लोगों को इकोनॉमी का मिला है, कितनी महिलाओं को मिला है, क्या मिलता है इसमें, किस वजह से नोबेल प्राइज मिला हुआ है, कब से मिला है, ये सारी चीजें। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस लॉन्च हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की बातें की गई है। ये आज इंपॉर्टेंट दो न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बाकी सब भी है। देखते हैं आज की न्यूज में क्या क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 के बारे में बताना चाहूंगी। 2024 का जो हमारा टारगेटेड बैच है एसएससी के लिए, वो हमने लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, जीके सब कुछ इंक्लूड होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगी, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होंगी, जो हमारा न्यू इनिशिएटिव है। डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन आप कर सकेंगे और 10 मॉक पेपर्स भी आपको इसी के अंदर ही इंक्लूडेड मिलेंगे। ठीक है। तो देखते हैं पहली न्यूज क्या है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में ही है। 9 अक्टूबर 2023 को एनएसएसओ ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, इसने 6th एनुअल रिपोर्ट, यानी हर साल देता है मॉस्पी ये रिपोर्ट एनएसएसओ के माध्यम से, जिसको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं। जुलाई 2022 से जून 2023 तक की सारी अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स, वर्किंग पॉपुलेशन रेट, इन सब के बारे में नई रिपोर्ट जारी की है। और ऐसा कहा है 2022-23 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, पिछले 6 सालों से तुलना करें तो 3.2% से कम हुआ है। ठीक है, 2016-17 में ये 6% था, अब ये कम हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करंट वीकली स्टेटस में, वो डिक्रीज हो गया है 5.1%। पहले आप कुछ डेफिनेशंस को समझो, उसके बाद आपको ये न्यूज समझ आएगी। ठीक है, पहले डेफिनेशन को समझो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत डिटेल में बता रही हूँ ये वाली न्यूज में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, एक होता है लेबर फोर्स, एक शब्द क्या होता है, लेबर फोर्स, एक शब्द होता है वर्किंग फोर्स। ठीक है, और एक शब्द होता है अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। इसी तरीके से इनके रेट्स निकलते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्किंग पॉपुलेशन रेट, इसी तरीके से इनके रेट्स निकलते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो, वर्किंग फोर्स कौन है, जो विलिंग है काम करने के, कोई भी वो इंसान जो काम करना चाहता है और जिसको काम मिल गया, मतलब जिसको दे हैव वर्क टू डू। ठीक है, जिनको काम मिल गया करने के लिए, उनको हम वर्किंग फोर्स कहेंगे। जैसे हाल फिलहाल में मेरी काम करने की इच्छा थी और मुझे नौकरी मिल गई। अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन होते हैं, जो विलिंग तो है काम करने के, लेकिन हैव नॉट वर्क टू डू, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है, वो ढूंढ रहे हैं, दे आर सर्चिंग फॉर जॉब, लेकिन इनको अभी तक काम नहीं मिला है। लेबर फोर्स में कौन आ जाएंगे, जो विलिंग है, काम मिला वो लोग भी आ जाएंगे, जिनके पास काम है वो भी आ जाएंगे, और जिनके पास काम नहीं है वो लोग भी आ जाएंगे। बस उनमें इच्छा होनी चाहिए काम करने की, उसको लेबर फोर्स कहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए ये एक विलेज है, इसमें 100 लोग हैं, इस विलेज में 100 पीपल्स हैं। इनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो अनविलिंग है, जो चाहते ही नहीं काम करना, इसको हम काउंट करेंगे ही नहीं। 90 जो है वो विलिंग है काम करने के। ठीक है, इस 90 में से 30 लोगों को काम मिल गया, वर्क मिल गया काम करने के लिए, और 60 पीपल्स अभी तक सर्च कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं है। तो अगर आपसे पूछे लेबर फोर्स में कितने हैं, आप बताओगे 90 जो है वो लेबर फोर्स में है, मतलब जो लोग विलिंग है, काम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्किंग फोर्स में कितने हैं, 30 लोग काम करना चाह रहे थे, काम मिल गया। और अनएम्प्लॉयड कितने हैं, 60 लोग अनएम्प्लॉयड है। जो ये 10 अनविलिंग लोग हैं, इनको हम कहीं पर भी काउंट नहीं करते। ठीक है, अब इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने हैं, 60। ठीक है, और डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स कितनी है, टोटल पॉपुलेशन नहीं लेंगे यहाँ पे हम लेबर फोर्स लेंगे, यानी वो कितनी है, 90। तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकलेगा।
अगर आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालना है तो हम यहां लिखेंगे लेबर फोर्स दैट इज 90 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन दैट इज 100, यानी लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ रहा है। और वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? 30 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 100, कितने लोग वर्किंग हैं और कितनी टोटल पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से ये अलग अलग रेशियो निकाला जाता है। अब एक बात आपको और पता होना चाहिए, स्टेटस मिलता है, एक निकालते हैं हम एनुअल स्टेटस, ठीक है, एनुअल स्टेटस। एक होता है आपका करंट वीकली स्टेटस, इसको क्या कहते हैं? करंट वीकली स्टेटस। आप पहले इन दो शब्दों को समझो। एनुअल स्टेटस को हम यूजुअल स्टेटस भी कह देते हैं, यूजुअल स्टेटस भी कह देते हैं और एनुअल स्टेटस भी कह देते हैं। सर्वे से 365 डेज के पीछे जाके जिस दिन सर्वे करना है, मान लीजिए सर्वे करना है आज डेट है 16 अक्टूबर 2023, हम क्या करेंगे, इससे एक साल पीछे चले जाएंगे 16 अक्टूबर 2022 और यहाँ इस एक साल में देखेंगे कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, इसको कहते हैं एनुअल स्टेटस देखा है। करंट वीकली स्टेटस में क्या होता है, जैसे हमने 16 अक्टूबर 2023 को सर्वे करना है तो इससे 7 डेज बैक चले जाओ, यानी कि 9 अक्टूबर 2023 से आपको एक हफ्ते में देखना है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, इसको कहते हैं करंट वीकली स्टेटस। तो अब हम अपनी न्यूज पे चलते हैं क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, बार बार ये शब्द आपको परेशान ना करे इसलिए मैंने बताया है। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें करंट वीकली स्टेटस के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज हुआ है। 17-18 में 8.7% था, इस साल 5.1% है। यूजुअल स्टेटस यानी पिछले एक साल का 1 ईयर पीरियड देखते हैं, ठीक है, लगातार 5वीं बार ये डिक्लाइन हुआ है, मतलब लगातार 5वीं बार जो है, जो एक साल की बेरोजगारी हम देखें वो डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। और करंट वीकली स्टेटस लगातार तीसरी बार डिक्लाइन हुई है। याद रखेंगे 1 ईयर पीरियड का जो यूजुअल स्टेटस हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, वो लगातार 5वीं बार डिक्लाइन हुआ है। ये यूपीएससी पूछ लेता है इस तरीके से। बैंकिंग तो डाटा पूछेगा कि कितने प्रतिशत डिक्लाइन हुआ है, उसको भी अभी देखेंगे। और करंट वीकली स्टेटस को देखें तो लगातार तीसरी बार डिक्लाइन हुआ। कितने नंबर ऑफ पर्सन का सर्वे किया गया था, कितने नंबर ऑफ पर्सन टोटल जो है फर्स्ट स्टेज यूनिट्स के अंदर 12,800 फर्स्ट स्टेज यूनिट, यानी कि कितने लोग गांव में कितने लोग शहरों के थे ये देख लीजिए, ठीक है। अब देखो हाउस होल्ड कितने घरों का सर्वे किया गया, 1,01,655 घरों का, जिसमें से रूरल एरिया के थे 55,000 और अर्बन एरिया के थे 45,000। अगर इंसानों की बात करें, ये तो हाउस होल्ड था, पर्सन्स की बात करें तो 4,19,512 पर्सन्स का सर्वे किया गया, जिसमें गांव के लोग थे 2,43,000 और शहरों के थे 1,75,000। तो कितने लोगों का सर्वे किया गया ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले ये यूजुअल स्टेटस की बात कर रहा है, यानी पिछले एक साल की अगर हम बात करें, जो लोग 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, कैसा आंकड़ा उनका आया है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो 21-22 में था 4.1%, इस साल है 3.2%, यानी डिक्लाइन हुआ है। गांव की अगर बात करें 21-22 में था 3.2% और इस साल जो है वो पहले था गांव में था 3.2% और इस साल है 2.4%, यानी ये भी डिक्लाइन हुआ है। शहरों की बात करें तो 21-22 में था 6.3%, अब है 5.4%, ये डिक्लाइन हुआ है। मेल की बात करें अगर हम करंट यूजुअल स्टेटस में एक साल की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं, तो मेल कितने डिक्रीज हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, 4.4 से 3.3%, ये डाटा डिक्लाइन हुआ है। फीमेल जो है उनका भी 3.3% महिलाएं पहले बेरोजगार थी, अब 2.9% है, एक साल का डाटा अगर हम देखें तो। ये तो था अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात देखें तो लेबर फोर्स इंक्रीज हुआ है, कितना, पहले 55% था, अब 57.9% हो गया है। गांव के अंदर 60.8% हुआ है यहां से, ठीक है। शहरों में 49.7 से ये 50.4 हो गया है। मेल की अगर बात करें तो ये इतना बढ़ गया है और फीमेल की बात करें तो 32.8 से 37% बढ़ गया है। इसके बाद वर्किंग पॉपुलेशन रेशो की बात करते हैं, ये भी 52.9% से बढ़ के 56% हो गया है। गांव में
59.4% हो गया है यहां से बढ़ के। अर्बन शहरों में यानी शहरों में 46.6% से बढ़ के 47% हो गया है। मेल की बात करें तो ये डाटा है 73 से 76, और फीमेल की बात करें तो 31 से 35%। इसके बाद हम बात कर रहे हैं करंट वीकली स्टेटस में। अगर हम पिछले एक हफ्ते का डाटा देखें तो फिर क्या आंकड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे भी डिक्रीज हुई है 6.6 से 5.1। गांव में कितना डिक्रीज हुआ है 6 से 4.5, 8.3 से 7%। ये शहरों में। मेल की बात करें तो 6.9 से 5.1% आ गया है। फीमेल 5.8 से 5.1% आ गई है। ठीक है। ऑल इंडिया लेवल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये करंट वीकली स्टेटस की बात हो रही है, ये इंक्रीज हुआ है 51.7% से बढ़ के लेबर फोर्स 54.6% हो गया है। दैट इज अ गुड साइन। गांव में कितने प्रतिशत लेबर फोर्स बढ़ा है? लगभग 3%। शहरों में लगभग 1.5%। मेल का देखें तो लगभग 2%, और फीमेल का देखें तो लगभग 4%। ठीक है। तो इसके बाद वर्किंग पॉपुलेशन रेशो करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से देखें तो ये भी बढ़ा है 48.3% से बढ़ के 51 हो गया है। गांव में 49 से 54, शहरों में 44 से 46। मेल की बात करें तो 70 टू 73 हो गया है। 25 टू 30 फीमेल का वर्किंग पॉपुलेशन रेशो हो गया है। ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो 2017 से ये लॉन्च होना शुरू हुआ था। दो पर्पस के लिए लॉन्च होता है। एक तो हमको इंडिकेटर्स का पता लग जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस भारत में चल क्या रहा है, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। ठीक है। 3 महीने के हर तीसरे महीने ये डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो इससे अपने को अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स का शहरों में, गांव में अलग अलग तरीके से पता लग जाता है। 2019 में क्या किया गया था, एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मर्ज करके एक नया डिपार्टमेंट बना दिया था, एनएसओ। पहले इस विभाग का काम था ये बेरोजगारी निकालने का। अब सारे ही काम एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। ये काम 2020 में भारत सरकार ने कर दिया था। इसके बाद की डेफिनेशन क्या है ये हम लोगों ने देख ली। ठीक है। तो ये पूरी न्यूज थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब अगली न्यूज है स्काई रूट, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और ये क्या बनाती है? रॉकेट लॉन्चर्स बनाती है। ये कंपनी क्या बनाती है? रॉकेट लॉन्चर्स बनाती है। इस कंपनी ने फ्रांस की कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। स्काईरूट ने 2 एमओयू साइन किए हैं फ्रेंच स्पेस फर्म के साथ सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। स्काईरूट का खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है, ये लॉन्च व्हीकल बनाता है। सैटेलाइट फ्रांस के हैं और स्काईरूट उनकी मदद करेगा इनको लॉन्च करने में, स्पेस तक पहुंचाने में। ठीक है। स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है हैदराबाद बेस्ड है, एक स्टार्टअप है। इसने एमओयू साइन किए हैं 2 फ्रांस बेस्ड स्पेस फर्म के साथ। एक का नाम है प्रोमिथी और एक का नाम है कनेक्ट सेट। एक का नाम है प्रोमिथी, ये फ्रांस की कंपनी है, और एक कंपनी का नाम है कनेक्ट सेट। इन दोनों के साथ स्काईरूट ने एमओयू साइन किए हैं। ठीक है। विक्रम 1 नाम का इसका लॉन्च व्हीकल है स्काईरूट का। इस पर रखकर, इस लॉन्च व्हीकल पर रखकर सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है। स्काईरूट और प्रोमिथी के एमओयू की बात करें तो ये कौन से कॉन्स्टेलेशन को ऑब्जर्व करने के लिए अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं? जेपिटस अर्थ नाम का सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। जेपिटस अर्थ नाम का सैटेलाइट जो स्काईरूट का लॉन्च व्हीकल है विक्रम, उस पर रखकर। ठीक है। उसके बाद जो कनेक्ट सेट है उसके साथ क्या कर रहे हैं? कनेक्ट सेट का सैटेलाइट है ऑसिरिस सैटेलाइट। ये ऑसिरिस सैटेलाइट किस चीज के लिए है? सर्विलियंस सॉल्यूशन और मॉनिटरिंग को इनहेंस करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। और विक्रम जो है यानी स्काईरूट का जो विक्रम लॉन्च व्हीकल है उसको यूज करके ये ऑसिरिस सैटेलाइट फ्रांस स्पेस में भेज रहा है। स्काईरूट की अगर हम बात करें, विक्रम सीरीज रॉकेट्स की अगर हम बात करें, तो स्काईरूट इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट विक्रम एस है। यानी कि प्राइवेट बिल्ड रॉकेट, ये रॉकेट बनाता है या लॉन्च व्हीकल बनाता है। इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है विक्रम एस। ठीक है। प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है विक्रम एस। मिशन प्रारंभ के अंदर इसको बनाया गया था, 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था। विक्रम एस क्या है? ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड है, सॉलिड फ्यूल है, सिंगल स्टेज है।
ठीक है, और ये 80 केजी पेलोड्स तक अपने साथ कैरी करके लेके जा सकता है। विक्रम रॉकेट का नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था, जिसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को फाउंडेशन दिया था। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। इसके साथ विक्रम सीरीज के साथ बहुत सारे मॉड्यूलर स्पेस लॉन्च व्हीकल जो है ये कंपनी स्काई रूट बनाती है। 3D प्रिंटिंग, कार्बन कंपोजिट बॉडीज, ये सारी फैसिलिटीज इसमें है। विक्रम की अगर हम बात करें तो विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3, इस तरीके से इसकी पूरी सीरीज है। हर विक्रम के अंदर जैसे मोबाइल लॉन्च होता है ना, एप्पल आईफोन 14, 14 प्रो, 15, 15 प्रो, इस तरीके से विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 हर वर्जन में कुछ एडवांस फीचर आ जाएंगे। तो विक्रम 1 कितनी दूरी तक जा सकता है? 500 किलोमीटर तक, 480 केजी को उठा के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये सैटेलाइट लॉन्च करता है। और 290 केजी तक का मटेरियल जो है वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में छोड़ देगा। विक्रम 2 जो है वो 595 केजी का सामान लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाएगा। ठीक है, और विक्रम 3 जो है वो 815 केजी का सामान लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाएगा। LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाएगा, जो 500 किलोमीटर तक की होती है। तो ये विक्रम सीरीज की पूरी बात थी। स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना में है, 2018 में बना है, और यहाँ के CEO पवन कुमार चंदाना है। ठीक है, ये पूरी न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज है HDFC AMC नवनीत मुनोत इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ AMFI। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो CEO थे, जिनका नाम था नवनीत मुनोत, उनको चेयरमैन बना दिया है AMFI का। ये AMFI क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उन सबका एक एसोसिएशन है AMFI। उन सबका एक एसोसिएशन है AMFI। अभी इसके अंदर 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ग्रुप है। उन सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर चेयरमैन बना दिया है नवनीत मुनोत को। नवनीत मुनोत कौन थे? ये MD और CEO थे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। ठीक है, ये 16 अक्टूबर 2023 से यानी आज से ही इन्होंने अपनी चेयर को ऑक्यूपाई किया है। A बाला सुब्रमण्यम को हटा के ये वहां पे आए हैं। ठीक है, और वाइस चेयरमैन किसको बनाया है? एंथोनी हेरेडिया को। ठीक है, एंथनी हेरेडिया को वाइस चेयरमैन बनाया है। चेयरमैन बनाया है नवनीत मुनोत को, जो HDFC AMC के CEO थे, और एंथनी हेरेडिया को वाइस चेयरमैन बनाया है, जो महिंद्रा मैनुअल लाइफ म्यूचुअल फंड के CEO थे। ठीक है, AMFI की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके CEO NS वेंकटेश एंड बालकृष्ण क्रीनी है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में 22 अगस्त 1995 को बनाया था। इसका काम क्या है? जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है जो, उन सबका ये एक एसोसिएशन है। अभी 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है और AMFI के अंडर आती है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? वैसे तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM की बात है। महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM अजीत पवार, जो कभी डायरेक्टर थे, लगभग 32 सालों से वो डायरेक्टर थे पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के। अब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है इस डायरेक्टर पोस्ट से, क्योंकि ये 19th डिप्यूटी CM बन गए हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, अजीत पवार डिप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने रिजाइन कर दिया है पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टर पोस्ट को। ठीक है, जो दिगंबर दुर्गाड़े हैं, जो प्रेसिडेंट है पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के, उन्होंने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। ये 32 सालों से 1991 से यहाँ पे एज अ डायरेक्टर थे, लेकिन अब रेजिग्नेशन दे दिया है। इसके बाद इन्होंने जो डिप्यूटी CM की शपथ ली थी वो 9th डिप्यूटी CM बने थे। 19th कहा ना मैंने, 19th नहीं, 9th डिप्यूटी CM है ये। ठीक है, 5वीं बार लगातार ये डिप्यूटी CM बन रहे हैं। अभी इनके पास महाराष्ट्र के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग की मिनिस्ट्री इनके हाथ में है। पहले ये NCP के बंदे थे, लेकिन नेशनल कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट होने के बाद ये इन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया था। शिवसेना BJP का जो कोलैबोरेशन है उनको ज्वाइन कर लिया था, और अब ये महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM। नेक्स्ट न्यूज क्या है? SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, इन्होंने इंडसइंड बैंक के स्टेक्स ले लिए हैं। पहले RBI ने इनको अप्रूवल नहीं दिया था,
लेकिन अब एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि आप 9.99% स्टेक्स इंडसइंड बैंक के ले सकते हो। 9.99% पेड अप शेयर कैपिटल आपको मिल जाएगा। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है जितने पैसे आपने दिए इतने शेयर विद वोटिंग राइट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस रखी है एक्विजिशन की कि आप इससे ज्यादा स्टेक्स इसके नहीं ले सकते, कभी भी इससे ज्यादा स्टेक्स आप इसके नहीं ले सकते। ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर टिल 10th ऑफ अक्टूबर 2024 आपको इस इंडसइंड बैंक के शेयर्स जो है वो मिल जाएंगे। कंप्लायंस क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, अब इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में फेमा एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, साथ में सेबी की जो भी रेगुलेशंस होती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसके बाद एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच का। एक तो एसबीआई का 63% शेयर इसके पास है एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के, और अमेंड्री का AMUNDI एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये, इसके पास 37% शेयर है एसबीआई म्यूचुअल फंड लिमिटेड का। तो दो लोगों से मिलके ये एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड जो है वो बना है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, 1987 में स्टैब्लिश हुआ है, और अब इसने 9.99% स्टेक्स जो है वो इंडसइंड बैंक के ले लिए। नेक्स्ट न्यूज है इंडसइंड बैंक। अभी वो न्यूज चल रही है, इंडसइंड बैंक के बारे में और बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, सीईओ सुमंत कातपालिया, 1994 में स्टैब्लिश हुआ। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैं बहुत डिटेल में आपको करवा रही हूँ। धीरे धीरे मैंने खुद में भी इंप्रूवमेंट किया आप लोगों के फीडबैक से, और अब जो है मैं आपको फुल पैकेज दे रही हूँ न्यूज का। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल के सारे बैंकिंग के मैंने जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं आपके वो सब देखे, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं डिटेल में वो मैंने देखे, और उस हिसाब से अब इस सीरीज को मैं मतलब मॉडिफाई कर रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज है स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंदर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। पहले क्या होता था, जितने भी एक्सपोर्टर्स थे उनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता था स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के लिए, और इनको 3 दिन का वक्त लग जाता था। सीए से ग्रांट लेना पड़ता था, अप्रूवल लेना पड़ता था कि हम इस स्टेटस के लिए एलिजिबल हैं, और 3 दिन का वक्त लग जाता था इनको ये स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट मिलने में। अब क्या कर दिया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में, हाथों हाथ ऑनलाइन आपको स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये डिसीजन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मीटिंग करते हुए मिस्टर पीयूष गोयल ने लिया है। अभी भारत के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 14 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स क्या होती है, ये ऐसे मेंबर्स का ग्रुप होता है जो इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। इस सिस्टम में क्या है, सारा काम आपका ऑटोमेटिक आईटी यानी ऑनलाइन तरीके से हो जाएगा। आपको ये स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक घर बैठे मिल जाएगा, जिससे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और बर्डन कम हो जाएगा। स्टेटस जो है ऑनलाइन आप बाद में मॉडिफाई भी करवा सकते हो। इसके अंदर ये होता है कि मैं किस किस चीज के लिए एलिजिबल हूँ, किस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं क्या प्रोडक्ट भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता, बाद में आप मॉडिफाई भी करा सकते हो। अभी 3 दिन का समय लग जाता था करंट सिनेरियो की बात करें तो, लेकिन अब नहीं लगेगा क्योंकि नया इनिशिएटिव लॉन्च हो गया है। स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो। इससे आपको कस्टम क्लियरेंस में, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन में दिक्कत नहीं होती है, आप एक ऑथोराइज्ड डीलर बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की पॉइंट्स की अगर बात करें तो अब 20,000 न्यू एक्सपोर्टर्स को ये स्टेटस होल्डर मिल जाएगा। पहले केवल 12,000 लोगों के पास था। ये जो गोल है हमको 2030 तक जो $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज करना है, ये टारगेट फुलफिल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। तो पूछा जा सकता है टारगेट भी कि 2030 तक हमको कितना एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, $2 ट्रिलियन मतलब कि $2 ट्रिलियन तक हमको एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है बाय 2030। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी BIAL
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल जो है वो बैंगलोर एयरपोर्ट पर बना दिया है। पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बैंगलोर एयरपोर्ट पर बना दिया है। ठीक है, क्या नाम है एयरपोर्ट का पूरा? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, जिसको बैंगलोर एयरपोर्ट भी कह देते हैं। ये इसने किसके साथ पार्टनरशिप करके किया है? बियाल और जर्मनी की एक कंपनी है कुंज करके, कुंज KUNZ GmbH, ये एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट की कंपनी है जर्मनी की। इसने बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की और इस स्कूल को बना रहे हैं। ये इंडिया का ये फर्स्ट एयरपोर्ट होगा भारत का जो इस तरीके के एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट्स और पूरी प्रोफिशिएंट टीम को वहां पे रखेगा और ट्रेनिंग स्कूल बना रहा है। ठीक है, इस स्कूल की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा? ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देगा, स्टेट ऑफ आर्ट डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट्स बनाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एलिवेट करेगा, पैसेंजर सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करेगा, ट्रेनिंग जो है प्रोफेशनल्स को तैयार करेगी, उनके अंदर नेसेसरी स्किल्स को बिल्ड करेगी ताकि वो चैलेंजिंग सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर सके अपने ज्ञान के अनुसार। तो लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि आप और अच्छी फैसिलिटीज कैसे दे सकते हैं। अगला एयरपोर्ट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है। मुंबई एयरपोर्ट एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट कमीशन कर दी है अपने एयरपोर्ट पे। फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया। कौन सा एयरपोर्ट है ये? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई महाराष्ट्र में है। ये पहला एयरपोर्ट बन गया है एशिया का जो डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट, पूरा नाम इसका क्या हो गया? डार्क, इसको शॉर्ट में कह दिया डार्क, डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट जो है वो लॉन्च कर दी है। इससे क्या होगा समझो। जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट्स हैं, कई बार क्या होता है रनवे एक्सकर्जन हो जाता है। रनवे एक्सकर्जन क्या होता है? जब प्लेन लैंड कर रहा है या प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा है तो कभी कभी अनइंटेंशनली ही आपका जो एक्सकर्जन हो जाता है, यानी एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ खराबी आ जाती है। या तो वो ठीक से लैंड नहीं किया या वो ठीक से टेक ऑफ नहीं किया, उस समय में प्लेन के अंदर कुछ खराबी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये वो किट है जो उनको बहुत जल्दी से और बहुत लंबे समय तक उनके इक्विपमेंट सही रहेंगे, लो प्रेशर सिस्टम का यूज करके इसको कर देंगे, ठीक कर देंगे। ठीक है, 390 टन वेट के जो एयरक्राफ्ट है, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी इनके अंदर है। और वर्ल्ड के लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट बोइंग 777-300ER, बोइंग का जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है उसको भी ये रिकवर कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये मुंबई एयरपोर्ट ने डार्क किट को लॉन्च कर दिया है और जो आपका बैंगलोर एयरपोर्ट है उसने एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बनाया है। ठीक है, दोनों को डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने सरोगेसी कवर और उसाइट डोनर कवर को इंश्योरेंस के अंदर कवर कर दिया है। ये उसाइट क्या है? जो एग डोनर होती है, फीमेल्स जो अपने एग डोनेट करती है। सरोगेसी कौन होती है? जो अपनी वुम्ब को डोनेट करती है। मतलब कि जैसे सरोगेट मदर कौन होंगी? मान लीजिए कपल है, हस्बैंड और वाइफ है, किसी वजह से इनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या चाह नहीं रहे हैं बच्चे करने, तो एक फीमेल को हायर कर लेंगे, एक फीमेल को हायर कर लेंगे और कहेंगे हमारे लिए तुम बच्चा पैदा करके दोगे। तुमने एक मूवी देखी होगी ना, चोरी चोरी चुपके चुपके, प्रीति जिंटा की और रानी मुखर्जी और सलमान खान। रानी मुखर्जी को कुछ प्रॉब्लम के कारण वो कंसीव नहीं कर पाती है, इसलिए सलमान खान और रानी मुखर्जी के लिए जो प्रीति जिंटा है वो बेबी देती है। तो वो प्रीति जिंटा जो है वो सरोगेट मदर है। ठीक है, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अब सरोगेट मदर को और एग डोनेट करने वाली मदर को भी इंश्योरेंस के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, और अपनी स्कीम का नाम क्या रख दिया है? स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, सरोगेट मदर को भी कवरेज मिलेगा और एग डोनर वाले को भी आपको मतलब वो मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। कितनी उम्र की महिलाओं को? 25 से लेके 35 साल की महिलाओं को, और 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो इंश्योर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करना होगा? आपको केवल रजिस्टर्ड सेंटर्स पर ही
रजिस्टर्ड सेंटर्स पर ही अपना इलाज करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी चले जाओगे, आपको रजिस्टर्ड सेंटर्स पर ही अपना इलाज करवाना पड़ेगा। फीचर्स क्या क्या है? सरोगेसी कवर को देखें तो पोस्टपार्टम डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस जितने भी होते हैं, 36 मंथ्स तक जितना भी खर्चा आपका लग रहा है पोस्ट डिलीवरी, वो सब कुछ कवर किया जाएगा। जिस दिन से आपका ट्रीटमेंट इनिशिएट हो रहा है उसी दिन से आपके इंश्योरेंस की फैसिलिटीज जो है वो शुरू हो जाएगी। एग डोनर के लिए 12 महीनों तक का कॉम्प्लिकेशंस आपके ट्रीटमेंट में, 1 साल तक का जो भी खर्चा लगेगा वो आपको दिया जाएगा। और जो भी नया बच्चा पैदा हो रहा है फ्रॉम डे 1, जिस दिन से वो पैदा हुआ है, 25% हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस उसको भी मिल जाएगा। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ये हेल्थ के इंश्योरेंस का कवरेज 100% तक बढ़ जाएगा आने वाले सालों में। ठीक है, तो स्टार हेल्थ ने ये सुविधा दी है। स्टार मदर कवर क्या है? आईसीयू का खर्चा, जब तक आपका बच्चा 12 साल से कम उम्र का है, हॉस्पिटल का रूम रेंट और आईसीयू का खर्चा इंश्योरेंस वाले देंगे। एडिशनल बेनिफिट क्या है? आयुष ट्रीटमेंट है, पेन मैनेजमेंट है, एंटीनेटल केयर है, प्रेगनेंसी केयर है, यूट्रोफेटल सर्जरी है, रिपेयर है। ये सारी चीजें जो है वो इंश्योरेंस के अंदर कवर हो रही है। ठीक है, ऑपरेशंस भी इवन कवर हो रहे हैं। स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस की अगर बात करें, एमडी सीईओ आनंद रॉय है, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, एस्टैब्लिशमेंट 2006 में हुआ। नेक्स्ट न्यूज है आईआईएफसीएल। आईआईएफसीएल जो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। मेनली ये सिविल एविएशन में, मतलब मेनली एयरपोर्ट्स को फंड करती है, एयरपोर्ट्स को पैसा देती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। इन्होंने 8800 करोड़ का लोन जो है वो सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। पहले 4000 करोड़ दे चुके हैं, अब बचे हुए 4400 करोड़ भी ये पैसा देंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लोन्स जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए देते हैं। टोटल प्रोजेक्ट जो है 74,000 करोड़ का है, लेकिन ये 8800 करोड़ लोन उनको दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहोल सारी फैसिलिटी उस एयरपोर्ट पे होगी। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम आई थी 2017 में, उड़ान स्कीम, जिसके अंदर एयरपोर्ट सेक्टर को बूस्ट मिला था और डिमांड बढ़ी थी। ठीक है, डिमांड बढ़ी थी, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली डबल हो गए थे। 2014 में 74 भारत के अंदर एयरपोर्ट्स थे, जो बढ़ के 148 हो गए हैं 2023 में। रीजनल कनेक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए उड़ान स्कीम आई थी। रीजन, बड़े बड़े शहरों में तो आज भी एयरपोर्ट है। जो रीजनल कनेक्टिविटी है ना, छोटे छोटे शहरों में इधर से उधर अगर आपको जाना है तो आम आदमी भी एरोप्लेन में बैठ सके, इस चीज के लिए उड़ान स्कीम आई थी। डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि कैपेसिटीज बढ़ती जा रही है, पैसेंजर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि 2047 तक, 2047 तक 2 बिलियन पैसेंजर जो है वो एयरपोर्ट का यूज करें, ऐसा अपना उद्देश्य है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है। मिडिल इनकम हाउसहोल्ड वाले भी आज के दिन एयरपोर्ट्स का यूज करने लगे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो भी 91,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर सिविल एविएशन सेक्टर के लिए करने को तैयार है आने वाले 5 सालों में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक के लिए। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की बात करें तो एमडी है इसके पद्मनाभन राजा जयशंकर, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, 2006 में ये इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर नोबेल प्राइज मिला है 2023 का प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को। ये तीसरी महिला बनी है इस अवार्ड को लेने के लिए। पहली 2 महिला कौन है? पहली 2 महिला है, सबसे पहले कौन सी महिला थी? 2009 में इनको मिला था अवार्ड, एलिनर ओस्ट्रोम यूएसए की थी। फिर 2019 में सेकंड महिला ईस्थर डफ्लो फ्रेंच अमेरिकन थी, इनको अवार्ड मिला था। ठीक है, और ये दोनों को अकेले मिला है, किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं, दोनों ही सोलो प्राइज की हकदार है। तीसरी कौन है? तीसरी है क्लॉडिया गोल्डिन, तीसरी महिला बन गई है ये जिनको इकोनॉमी में प्राइज मिला है। ऐसे तो टोटल 55th रेसिपिएंट है ये इकोनॉमी की, लेकिन महिलाओं में बात करें तो 3rd महिला है ये। 2023 का अवार्ड इनको मिला है क्योंकि इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने विमेन का रोल, विमेन के आउटकम्स लेबर मार्केट के अंदर कैसे हैं और कैसे विमेन रोल्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज कर सकते हैं महिलाओं का, उसके अंदर कुछ फेमस रिसर्च की है। ठीक है, तो ये एल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है, आपको पता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक 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 बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, एक बात को याद रखेंगे। जो आपकी क्लॉडिया गोल्डिन है, क्लॉडिया गोल्डिन, ये पहली महिला है जिनको सोलो प्राइज मिला है। पहली जो दो महिलाएं हैं ना, एलिनोर ओस्ट्रोम और डफलो, इन्होंने शेयर किया था अपना प्राइज किसी और के साथ। एलिनोर ने शेयर किया था, ठीक है, ये पहली महिला थी, लेकिन इन्होंने अपना अवार्ड शेयर किया था ओलिवर ए विलियमसन के साथ। डफलो ने भी शेयर किया था 2009 में अपने हस्बैंड अभिजीत बैनर्जी के साथ और माइकल क्रेमर के साथ। ठीक है, लेकिन अब की बार अकेली महिला को मिला है, सोलो महिला, क्लॉडिया गोल्डिन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें इनको 11 मिलियन फुल प्राइज मिलता है। ठीक है, ये स्वीडिश क्रोनोर में मिलता है, क्योंकि स्वीडन गवर्नमेंट देती है। स्वीडिश क्रोनोर में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर इनको मिले हैं, जो लगभग 1 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडल मिलता है। क्लोडिया गोल्डन की बात करें, 1946 में न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ। सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव, ये विमेन्स अर्निंग और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन के बारे में बात करती है। हमेशा से इनका यही फील्ड रहा है। जेंडर वेज गैप को मैं कैसे कम कर सकती हूँ, इन पे ये कोशिश करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक की प्रोफेसर रह चुकी है ये। ठीक है, अभी भी एट प्रेजेंट प्रोफेसर है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। डायरेक्टर है ये नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में। ठीक है, 1989 से 2017 तक। को डायरेक्टर है ये नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जेंडर इन इकोनॉमी ग्रुप के अंदर। ये सब इनकी अचीवमेंट्स है कि ये कहां कहां काम कर सकी है। ठीक है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस में भी ये काम कर चुकी है। 1990 में ये पहली महिला बनती है जो हार्वर्ड इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के अंदर अपना कार्यकाल पूरा करती है। किताबें भी लिखती है, ऑथर है। कौन कौन सी किताब है इनकी? करप्शन एंड फ्रीडम, करप्शन एंड फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद एक किताब इन्होंने लिखी, विमेन वर्किंग लॉन्गर। फिर करियर एंड फैमिली, द रेस बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी किताबें इन्हीं की है, इन्होंने ही लिखी है। कौन कौन से अवार्ड इनको मिल चुके हैं? 2019 में बीबीवीए फ्रंटियर अवार्ड इनको मिला है। 2009 में सोल अवार्ड इनको मिला है। कौन सा? मिन्सर प्राइज जो है इनको मिला है। ठीक है, मिन्सर प्राइज 2009 में मिला है, जो इकोनॉमिक्स के अंदर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूटर को मिलता है। अब नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स में किस किस को नोबेल प्राइज मिल चुका है? पहले स्वीडन गवर्नमेंट देती है इसको हमेशा से। ठीक है, 1968 से ये अवार्ड देना शुरू हुआ है एल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में, जो नोबेल प्राइज के फाउंडर हैं। इकोनॉमिक्स प्राइज इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल प्राइजेस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में एल्फ्रेड नोबेल जो है ये अवार्ड देते हैं, जिनका देहांत 1896 में हो गया था और 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है 1969 से देना शुरू किया गया है। उससे पहले इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता था। 1969 से इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो शुरू हो गया है। अब तक 93 लोगों को ये मिल चुका है और 55 टाइम्स मिल चुका है। ठीक है, की फैक्ट्स की बात करें, यंगेस्ट इकोनॉमिक साइंस ल्यूरेट्स कौन है? एस्थर डफलो, जिन्हें 2019 में 46 इयर्स की एज में अपने पति अभिजीत बैनर्जी के साथ ये अवार्ड मिला था। ओल्डेस्ट इकोनॉमिक साइंस ल्यूरेट की बात करें तो ये थे लियोनिड हुर्विज, जो रशियन बॉर्न अमेरिकन थे, जिन्हें 2007 में 90 साल की उम्र में ये अवार्ड मिला था। अभी तक 26 प्राइजेस इकोनॉमिक साइंस में मिल चुके हैं। 20 प्राइज 2 लोगों में बटे हैं। 9 प्राइजेस जो हैं वो 3 ल्यूरेट्स में बिके, मतलब कि बटे हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, 9 प्राइजेस 3 लोगों में बटे हैं, 20 प्राइजेस 2 लोगों में बटे हैं और 26 प्राइजेस 16 लोगों को मिले हैं। ठीक है, 26 प्राइजेस 16 लोगों को मिले हैं। ठीक है, इंडियन नोबेल प्राइज की बात करें, इंडिया में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है, अमर्त्य सेन को मिला है 1998 में। फिर उसके बाद अभिजीत बैनर्जी को मिला है 2019 में, इनकी वाइफ डफलो के साथ और माइकल क्रेमर के साथ। तो इतनी बातें याद हो गई आपको?
नेक्स्ट न्यूज क्या है, यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड जो है ग्रीन वॉशिंग को अवॉइड करने के लिए, ग्रीन वॉशिंग को अवॉइड करने के लिए वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड अप्रूव कर दिए हैं। सबसे पहले समझो ये ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, आज के दिन कंपनीज को पता है कि अगर हम ग्रीन पर्पस के लिए पैसा मांगेंगे तो सब लोग पैसा दे देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लगाने के लिए सब तैयार है, लेकिन वो पैसा लेके कहीं और ही यूज कर देते हैं। तो इस मिसयूज को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। इस ग्रीन वॉशिंग को अवॉइड करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कुछ स्टैंडर्ड जारी किए हैं। ठीक है, यूरोपियन ग्रीन बॉन्ड लेबल जो है वो जारी किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टैंडर्ड ग्रीन बॉन्ड्स के लिए जारी हो रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि एक तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप इस ग्रीन बॉन्ड के पैसे का क्या करोगे। ठीक है, क्या करोगे, आपको 85% पैसा, जितना पैसा आपने लिया है उसमें से 85% पैसा आपको यूरोपियन यूनियन के अनुसार ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको अपना पूरा प्लान बताना पड़ेगा, उसका डेमो देना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशंस देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट से जो ये पैसा आप इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, उस प्रोजेक्ट से आप कैसे नेट जीरो कार्बन एमिशन को प्रमोट करोगे। ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जिस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए पैसा आप मार्केट से उठा रहे हो, डेमो दो कि आप कैसे इस काम को करोगे। और रिव्यू भी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन सिस्टम देते वक्त रिव्यू किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा, एक फ्रेमवर्क बनाया है पूरा चेक करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए ये ग्रीन बॉन्ड का पैसा क्या सच में वही यूज हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, एक्सिस बैंक ने फिबे के साथ मिलके इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। ना तो उस पे नंबर, ना उस पे सीवीवी, उस पे कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन कार्ड है वो। ठीक है, और एक ऐप होगी, फिबे मोबाइल एप्लीकेशन, एक ऐप होगी आपके मोबाइल में जो उस कार्ड की सारी डिटेल आप उस ऐप से प्राप्त करोगे। कार्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, उस ऐप के अंदर उस कार्ड की डिटेल होगी। ठीक है, ये कार्ड जो है रुपे ने पावर्ड किया है, यानी एनपीसीआई ही इसको प्रमोट कर रहा है और इसको यूपीआई के साथ भी लिंक कर दिया है। इस कार्ड की बात करें तो ये टैक्स सेवी जनरेशन जेड यानी 1996 से 2010 के लोग जो है, जनरेशन जेड जिनको कहते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी सेवियर को प्रमोट करने के लिए, उनको फाइनेंशियल सॉल्यूशन देने के लिए फिबे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च हुआ है। इस पे ना तो क्रेडिट कार्ड नंबर, ना ही एक्सपायरी डेट, ना ही सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू भी नहीं है, कुछ भी प्रिंट नहीं है। इससे आपके थेफ्ट का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा कार्ड गुम हो गया और उसका मिसयूज हो रहा है, अब ये काम नहीं हो सकेगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस इससे नहीं मिल सकेगा। ठीक है, ऑफलाइन स्टोर पे भी इस कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा, आप इससे टैप कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं। आप इससे पेमेंट अगर करोगे तो आपको 3% कैशबैक मिलेगा और 1% कैशबैक मिलेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन पैसे ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड ऑल्सो ऑफर बेनिफिट्स, एयरपोर्ट पे लाउंजेस मिल जाएंगे, आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी फ्यूल स्पेंड करने में। ठीक है, और डाइनिंग डिलाइट्स मिल जाएंगे, भाई यहाँ का भोजन है, अब जैसे कुछ फेस्टिवल आ रहे हैं तो आपको कुछ उस क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग पार्लर वालों के पास कुछ आपको ऑफर्स मिल जाएंगे, सलून के ऑफर मिल जाएंगे, आपको एयरपोर्ट के लाउंजेस के ऑफर्स मिल जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग बेनिफिट्स भी इस पर मिल रहे हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड की बात करें तो एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, 1993 में स्टैब्लिश हुआ, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिबे की बात करें तो इसके सीईओ है अक्षय महलोत्रा। ठीक है, मल्होत्रा आएगा यहाँ, और हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र, एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2015 में। नेक्स्ट न्यूज है, फेडरल बैंक ने, केरला बेस्ड फेडरल बैंक ने अपनी यूपीआई की सर्विसेज मोबाइल के थ्रू एनआरआईज को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को भी इनहेंस कर दी। जो केरला बेस्ड फेडरल बैंक है उसने यूपीआई की जो सर्विसेज है वो नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल क्लाइंट्स को मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इशू कर दी है। फेड मोबाइल नाम का एक ऐप है जिसके माध्यम से एनआरआई भी सारी फैसिलिटीज बैंक की, ये एनआरआई कहाँ के हैं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी, यूएई और यूनाइटेड किंगडम के अंदर जितने इंडियंस रह रहे हैं वो फेडरल बैंक का यानी केरला बेस्ड फेडरल बैंक की सारी फैसिलिटीज
फेड ऐप का यूज करके, फेड मोबाइल ऐप का यूज करके सारे आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। लेकिन उनका जो मोबाइल नंबर है वो इंडियन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक के रिकॉर्ड में, ये शर्त है। ठीक है, सारी फैसिलिटीज उनको घर बैठे मिल जाएगी। तो ये पूरी न्यूज थी। ठीक है, आने वाले समय में हम इन न्यूज को और ज्यादा इनहेंस कर देंगे, और ज्यादा क्रिस्प और इंपॉर्टेंट कर देंगे। आपको आज की क्लास में बताना है, आज की क्लास में बताना है कि इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज में फर्स्ट विमेन का नाम बताना है, जिसको पहला पहला विमेन फर्स्ट विमेन बतानी है जिनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स फील्ड में। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है, एयरपोर्ट का नेम बताना है जहां पे डार्क किट को लॉन्च किया, डार्क किट को लॉन्च किया है, कौन सी एयरपोर्ट ने डार्क किट को लॉन्च किया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।